तो दोस्तों एक 26 साल की नौजवान खूबसूरत लेकिन विधवा औरत जो अपने 4 साल के बच्चे के साथ एक रेलवे स्टेशन पर बैठकर रो रही थी क्योंकि वह दिल्ली जाने के लिए ट्रेन पर इंतजार कर रही थी। लेकिन ट्रेन में बेहद भीड़ के चलते हुए अंदर जा नहीं पाती है और बैठ नहीं पाती है, इसीलिए वह परेशान थी। वैसे तो विधवा थी ही, लेकिन देखने में भी ऐसा लगता था जैसे इस दुनिया में इसका कोई सहारा नहीं है। और वह बहुत ही परेशान थी और दिल्ली इसीलिए जा रही थी क्योंकि उसके पति एक कंपनी में पैसा फंसा हुआ था, वह उसी के लिए जा रही थी। हालांकि यह भी भरोसा नहीं था कि वह कंपनी वाले उसको पैसा देंगे या नहीं देंगे। तभी उस पर एक व्यक्ति की नज़र पड़ती है, वह उसे परेशान देखकर उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन दोस्तों, क्या वह उसकी मदद करता है या नहीं करता है, बीच रास्ते या बीच सफ़र में ही छोड़कर उसको चला जाता है? तो आइए दोस्तों जानते हैं ये सच्ची घटना, ये सच्ची कहानी आखिर आगे होने वाला है क्या। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। तो मैं छोटू भैया आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के गोरख रेलवे स्टेशन से। एक महिला जिसका नाम गीता होता है, 26 साल की उसकी उम्र होती है। भगवान ने उसे बड़ी फुर्सत से बनाया था। अच्छे नैन लटकते थे उसके, एकदम गोरी चिट्टी मासूम सी वो लग रही थी। उसके पास उसका 4 साल का बेटा था, लेकिन दुर्भाग्य था कि जिस भगवान ने उसे इतना सुंदर बनाया था उसी ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। वह विधवा हो चुकी थी। जब दोस्तों वो दोपहर से ही बैठी थी, एक ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करती है, लेकिन उसे इतनी भीड़ थी कि वो चढ़ नहीं पाती है। सामान की बात की जाए तो उसके पास सिर्फ एक बैग होता है जिसमें उस माँ बेटे के चंद कपड़े होते हैं और इसके अलावा एक पानी का गिलास होता है। इसके सिवा कुछ नहीं था। लेकिन जो उसका बच्चा था 4 साल का, वह स्टेशन पर बिक रही चीज़ों के लिए जिद करने लगता है और अपनी माँ से पैसा मांगता है उनको खरीदने के लिए। उस बच्चे का नाम गोलू होता है, लेकिन शायद उसकी माँ के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उसे बार बार मना करती है। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, एक बार जिस चीज़ को देख लेते हैं उसे लेने की जिद करने पर अड़ जाते हैं, इसीलिए उसे बार बार परेशान करता है। जब ज़्यादा परेशान कर देता तो उसको अपने गोद में लिटाकर और अपने आंचल से उड़ाकर दूध उसके मुंह पर लगा देती है। लेकिन उसने तो इतने बड़े बच्चे का पेट नहीं भरने वाला था और वह परेशान थी, फिर भी उसे परेशान करता है। तभी उन दोनों को एक शख्स बहुत ही गौर से देख रहा था जिसका नाम मनोज होता है। वह समझ जाता है कि शायद इस महिला के पास पैसे नहीं हैं, बहुत परेशान है, इसीलिए 1 रुपए की चीज़ भी अपने बेटों को दिलाने के लिए इतना सोच रही है। इतना उसे रुक रही है कि फिर भी वह जाता है, एक बड़ा चिप्स का पैकेट लेकर आता है और उसे बच्चे के 10-15 कदम की दूरी पर बैठकर खाने लगता है। वो सोचता है कि अगर बच्चा उसकी तरफ देखेगा तो उसे बुलाकर उसे दे देगा। वह गोलू को अपनी ओर इशारा करता है, वो फौरन चला आता है, फिर उसे देखता है, तब वह जल्दी जल्दी खाने लगता है और खुशी खुशी खाने लगता है। जब गीता देखती है तो उसकी माँ उसको देखती है तो कहती है, बाबू क्या कर रहा है, यहाँ आ जा। लेकिन मनोज कहता है कि क्या हुआ, बच्चा है, खाने दीजिए। उसके बाद वह खाता है, फिर उससे पूछता है कि बेटा और कुछ खाओगे? फिर वहाँ पर सर हिला देता है क्योंकि लगता है कि उसे बहुत भूख लगी थी। तो वह पास ही में जाता है, एक स्टॉल लगी थी जहाँ पर बहुत सारे चिप्स वगैरह थे और वहाँ से फ्रूटी, चॉकलेट, बिस्किट वगैरह करीब 100 रुपये का सामान खरीद कर लाता है, एक पन्नी में भरता है, फिर लाकर वहीं पर बैठ जाता है और उसके बाद उस गोलू को वो पूरा सामान दे देता है और कहता है, ये लो बेटा खा लो। वो जाता है अपनी माँ के पास, खुशी खुशी सारा सामान दिखाने लगता है। उसकी जो माँ होती है देखती है और वो नाराज़ हो जाती है और गुस्से से वह कहती है कि जा इनको अंकल को दे आ। इतना सारा सामान ले लिया, लेकिन अब वह बच्चा जो था क्या जाने और मना करता है सामान देने के लिए और कहती है मैं नहीं दूंगा। फिर वह उठकर आती है और कहती है, क्या भैया आपने इतना सारा सामान बच्चों को दिलवा दिया, लेकिन बच्चे तो जिद करते ही हैं। वह कहती है तो क्या हुआ, बच्चे तो बच्चे होते हैं, खाने दीजिए। वह कहती है इतना कहाँ खा पाएगा वो गोलू, आप भी खा लीजिए। अब इसके बाद वह बात काट देती है और कहती है कि आप कहाँ जाना है। तो वह वहीं पर बैठ जाती है दोस्तों, वहाँ पर बैठ जाती है और मुझे दिल्ली जाना है और कहने लगता है मनोज, दिल्ली में कौन रहता है? वो बोली कोई नहीं रहता है, बस ऐसे ही जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए, फिर वापस आना है। वह कहता है कि कौन सी ट्रेन से जाना है? वह कहती है किसी भी ट्रेन में बैठकर चले जाएंगे। आपको कहाँ जाना है? वह कहती है मुझे दिल्ली जाना है, अभी वैशाली ट्रेन आ रही है, उसी में मेरा टिकट है और
ना तुम मेरे ही साथ चलो, मेरी टिकट कंफर्म है। अब दोस्तों इस दरमियान जो गोलू था उसकी और इससे अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और उसके बाद गोलू गोद में उठाता है और फिर गीता से कहता है कि आप पीछे पीछे मेरे पीछे पीछे आइए और उनको लेवा ले जाता है और थर्ड एसी में जिसका टिकट होता है B5 में। जैसे ही अंदर गीता घुसती है, जैसे ही कहती है कि अरे इसमें तो बहुत ठंड है, क्योंकि मई 2024 का महीना चल रहा था। मनोज हंस देता है, कहता है यार ऐसा कहोगी तो बेइज्जती हो जाएगी, और यह एसी का डिब्बा है, कभी बैठी तो नहीं हूँ आप उसमें। कहा नहीं, मैं तो पहली बार ही इस ट्रेन में बैठी हूँ, आप एसी होता है मेरे को सुना था लेकिन कभी जानती नहीं थी। उसके बाद दोस्तों वह दोनों जाकर एक सीट पर बैठ जाते हैं, क्योंकि जो सीट थी वह सिर्फ इसी की कंफर्म थी। जो गीता थी उसने जनरल का टिकट ले रखा था, वह भी बहुत पहले ले रखा था, किसी भी ट्रेन में बैठकर जाएगी। मगर वह दोनों बैठ जाते हैं, लोग उन्हें जहाँ देखते हैं वहाँ फिर वे जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं उन दोनों का। जो आसपास के लोग बैठे थे कि ये दोनों कौन है, क्योंकि उम्र में दोनों समान लग रहे थे, पति पत्नी जैसे लग रहे थे, लेकिन गीता की मांग को देखकर हर कोई आसानी से ये अंदाजा लगा लेता है कि विधवा है। फिलहाल वे लोग बैठ जाते हैं और उसके बाद फिर ट्रेन चल पड़ती है और कुछ ही देर में वह खाने का ऑर्डर देता है। खाना वाला आता है, खाना लेकर आता है। खाना खाने के बाद फिर रात हो जाती है। वो लोग कहते हैं भाई अपनी अपनी सीट पर चलिए, और उसके बाद वे सारे लोग सीट से उठा देते हैं। तभी जो है टीटीआई आता है, वो टिकट मांगने लगता है और गीता से कहता है टिकट दीजिए। जो गीता होती है एक जनरल का टिकट दिखाती है और टीटी साहब भड़क जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या दिखा रही हो, टिकट लेकर आओ, तुमने इस डिब्बे में कैसे चढ़ा। लेकिन मनोज जो कहता है कि सर ऐसा करिए कि इनका टिकट बना दीजिए, जो पैसा होगा बताइए हम पे कर देंगे। अब दोस्तों वो 1500 का चार्ज लगाता है। ठीक है, मैं सीट के बारे में मैं देखता हूँ। उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। अब गीता जो है उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है कि मेरी वजह से 1500 का जो है इनको पेनल्टी लग गया है। वो कहती है इतना लूटते हैं। मनोज हंस देता है, वो कहता है कि लूटता कोई नहीं, यही नियम है। और इसके बाद वह वहाँ कहता है कि ठीक है आप गोलू को लेकर उस पर सो जाओ और इस सीट मिली है, आइए सीट देखी जाएगी। अब वह जो है लेट जाती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी और सोचती है इन्हीं की सीट है और ये बैठे हैं, मैं सोई हूँ। फिर वह बैठ जाती है और कहती है कि आप लेट जाइए, लेकिन वह जो है वह कहता है नहीं कोई बात नहीं। अब जो गीता उसके बगल में बैठ जाती है और वो कहती है कि दिल्ली में क्या आप काम करते हो। वह कहता है मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, लेकिन तुम बताओ दिल्ली में तुम किस लिए जा रही हो। तो फिर वह कहती है कि मेरे पति एक कंपनी में काम करते हैं, 8 साल पहले से काम करते थे, उनकी सैलरी जो है कुछ पैसे कटते थे और हर महीने वह कहा करते थे कि जब मैं वहाँ से छुट्टी लूँगा या रिटायरमेंट हो गई या काम छोड़ूंगा तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। जो मनोज कहता है कि फिर आपके पति को क्या हुआ। वह कहती है क्या कहें, बहुत शराब पीते थे, वह बहुत मना करती थी कि शराब पीकर गाड़ी मत चलाइए, लेकिन वह मना करने के बाद भी नहीं मानते थे। एक दिन बाइक लेकर बारात जा रहे थे और एक ट्रक खड़ी थी, उसी के अंदर उनकी बाइक चली जाती है और उनकी मौत हो जाती है। जो मनोज होता है वो कहता है बहुत दुख हुआ, लेकिन वह सब कुछ ठीक हो जाएगा। गीता ने कहा कि 1 साल हो गया इस बात को। फिर वह कहता है कि जिस कंपनी में वह काम करते थे क्या उन्होंने बोला कि आइए हम पैसे आपके दे देंगे। गीता ने कहा कि हाँ, उन्होंने तो 6 महीने तक बोला कि हम दे देंगे, जो 50 से 60 हज़ार रुपये बता रहे थे। बोले इससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे, मेरा फ़ोन जो है ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है और फ़ोन ही नहीं लगता तो क्या कहते हैं ऐसे ही होता है और कंपनी वाले ऐसा ही करते हैं। कोई बात नहीं, चलो ऊपर वालों पर भरोसा रखो, क्या पता क्या हो जाए और मिल जाए शायद। अब दोस्तों रात काफ़ी हो चुकी थी और वह जो कहता है कि तुम लेट जाओ और वो लेट जाती है, और लेकिन फिर देखती है कि बैठे बैठे जो मनोज था उसे भी नींद आ रही थी। और फिर कहती है कि ऐसा कीजिए कि आप भी इसी पर लेट जाइए और उधर आप सर कर लीजिए और इधर जो है मैं सर कर लिया करती हूँ। और उसे नींद आ रही थी दोस्तों, वो भी लेट जाता है। अब एक सीट पर जब 3 लोग, एक बच्चा भी है और 2 बड़े होते हैं तो बहुत ही दिक्कत होती है। सोने में फिलहाल जो गीता थी उसके तरफ से पैर करके सो जाता है और गीता उसके पैर को पकड़कर
अपने माथे पर लगा लेती है। शायद उसे छूने का प्रयास करती है कि इतना भला आदमी और यह जो है इतनी मदद मेरी कर रहा है, और उसके बाद उन पैरों को अपने सीने से चिपकाकर सो जाती है। दोस्तों इस तरीके से फिर वे सुबह हो जाती है और उसके बाद दोनों दिल्ली पहुंच जाते हैं। जब दिल्ली पहुंच जाते हैं तो ट्रेन दिल्ली पहुंच जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों भी एक दूसरे के दिल में कुछ पहुंच चुके थे। मनोज कहता है कि तुम कहाँ जाओगी, क्योंकि जो एक कार्ड था उसने काट दिया था कि मुझे इसी पते पर जाना है, तो नोएडा की कोई कंपनी थी। तो बोलता है कि तुम वहाँ कैसे जान पाओगी, और बोलती है पूछते पूछते मैं वहाँ चली जाऊँगी, और कहता है इतना भी आसान नहीं है, चलो मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलता हूँ। अब ये जब दोस्तों फिर उनके आंखों में आंसू आ जाती है और बहुत से इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि ठीक है, आप अगर इतनी मेहरबानी कर देंगे तो आपका एहसान ज़िंदगी भर रहेगा, और अगर पैसा मिल जाएगा तो मैं आपके पैसे भी लौटा दूंगी। तो मनोज कहता है यार पैसों की बात मत करो, अगर मेरे से पैसों की बात करोगी तो मैं नहीं जाऊंगा। वह कहती है नहीं, आप बुरा मत मानिए और आप चलिए मेरे साथ। अब वो दोनों जाते हैं और उस कंपनी में वहाँ के ओनर से संपर्क करते हैं, और उसके बाद अकाउंट डिपार्टमेंट में जाते हैं। उन्हें भेजा जाता है वहाँ पर। जो पता चलता है दोस्तों, उसके सुनने के बाद गीता के पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है। वहाँ वे लोग बताते हैं कि आपका जो पति था उसने नॉमिनेशन में अपने पिता का नाम लिखवाया है, जो अगर उसके जो पैसे हैं करीब 70 से 80 हज़ार हैं, उसके पिता को ही मिलेंगे। आप अगर उनकी पत्नी हैं तो आपको नहीं दे सकते हैं। अब इतना सुनने के बाद वह हैरान हो जाती है। मनोज कहता है कि तुम्हारी शादी कब हुई थी? तो वह बोलती है 6 साल पहले हुई थी। और बोला कि काम कब से वे कर रहे थे? वह बोली 8 साल से काम कर रहे हैं इस कंपनी में। तो वो कहता है इसीलिए जो है आपके यहाँ पैसे नहीं मिलेंगे। और उसके बाद वे दोनों वहाँ से आ जाते हैं। जो मनोज कहता है कि एक काम करो, आपने ससुर को ही बुला लो, और क्या उसने बोला ही नहीं था और जाने के लिए। तो गीता ने कहा कि ससुर में तो मेरा जैसा कोई ऐसा ही है नहीं, और सास ससुर ताना मारते हैं, देवरानी जेठानी नहीं है, वो लड़ाई भी करते हैं, कोई मुझे अपना नहीं समझता, और मैंने उनसे बोला भी कि मेरी मदद कर दीजिए तो और मेरे साथ चलो, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं आया। अगर आप पैसे मिलते तो मैं अकेली थोड़ी रह लेती। सोच रही थी कि उन्हीं पैसे का बहुत सहारा था और बेटे के नाम कुछ जमा कर देती, और फिर कहीं कुछ छोटी मोटी दुकान करके अपना गुजारा करूँगी। अब यह ऐसा जवाब मिला तब तो फिर वो तो ठीक है, मैं आप तुम्हारे ससुर के पास फ़ोन करता हूँ। और वह उस नंबर लेता है और उसके बाद उसको कॉल करता है। कहता है कि ऐसा है कि जो बेटे का पास जो बहुत सारी जो पैसा जमा था उसकी आपको ही मिलेगा, आपका नॉमिनेशन है, आइए। ससुर कहते हैं ठीक है, मैं 2-4 दिन में आऊँगा। लेकिन दोस्तों उसके बाद वह गीता से कहता है आप कहाँ जाएंगी? तो वो कहते हैं मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं कहाँ जाऊँगी। और तो फिर वही पैसे के सहारे आई थी। मैं सोच रही थी कि पैसा मिलेगा तो मैं चली जाऊंगी। अब मेरे पास तो वापस जाने के लिए पैसे भी नहीं। जो घर से 500 रुपये लेकर निकली थी उसमें से 150 ही बचे हैं। वो कहता है ठीक है, क्या तुम मेरे घर पर चलोगी? तो वह हाँ में जवाब देती है और कहती है हाँ आपके घर चलेंगे। तो वह क्यों नहीं चलूँगी। आप दोस्तों जनकपुरी में उसका एक 35 गज का फ्लैट था। उस घर में वह 2 मंजिले का घर था। ऊपर उसने एक किराए को दे रखा था और नीचे वो खुद रहता था। वहाँ जाते हैं वे लोग और कमरा खोलता है तो 1 महीने से घर नहीं आया था, तो दिल्ली आया था। धूल धक्कड़ जमा हुआ था चारों तरफ। वह गीता से कहता है कि तुम नहा लो, मोटर चालू करता हूँ। और उसके बाद वह कहता है मैं जो यहाँ साफ सफाई कर लेता हूँ। लेकिन गीता उसके हाथों से झाड़ू छीन लेती है और कहती है कि नहीं, मैं साफ सफाई कर लूँगी, आप नहा लीजिए। दोस्तों फिलहाल इन दोनों में इतने तरीके से खींचातानी होती है और गीता जो है साफ सफाई करती है और उसके बाद दोनों बारी बारी से नहाते हैं। कुछ बाहर से नाश्ता आता है और वो खाते हैं और उसके बाद रात का समय होता है। फिर रात के खाने के बाद वे जब सोने की बारी आती है तो इसके बाद एक ही चारपाई थी, उस पर वह गोलू को लेकर सो जाता है। गोलू था तो उसके खुशियों का तो ठिकाना नहीं, अपने मतलब की चीज़ें घर में ढूंढने लगता है। वह एकदम खुश था और शहर में आकर अब वह तो और भी ज़्यादा खुश था। अब वह जो है गोलू के साथ सो जाता है और नीचे एक चटाई बिछाकर गीता भी सो जाती है। लेकिन तभी रात 12 बजे वे दोनों आपस में बातें कर रहे थे, अपने सुख दुख की बातें कर रहे थे। तभी मैनेजर का फ़ोन आ जाता है।
गीता के फ़ोन पर चूंकि उसने नंबर ले रखा था, वह कहता है कि कैसी हो गीता। गीता कहती है साहब मैं ठीक हूँ। वह कहता है कि ऐसा क्या है कि वह पैसे तुम्हें नहीं मिलेंगे, कि ऐसा है कि वह पैसे हुए तुम्हें नहीं मिलेंगे। मैं तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुम उससे ज़्यादा पैसे कमा सकती हो। वह कहती है साहब वह कैसे हो सकता है कि तुम्हारी अच्छी सी जॉब में लगवा दूंगा, तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। और फिर वह कहती है कि साहब मैं तो पढ़ी लिखी ही नहीं, तो नहीं मेरी कौन सी जॉब लगवा देंगे। वह कहता है कि अरे झाड़ू पोछा भी करोगी तो भी तुम अच्छा कमा लोगी, और यह दिल्ली है दिल वालों की, और तुम्हें पैसों की कमी कभी नहीं होगी। तुम इतनी सुंदर हो, इतनी खूबसूरत हो। तुम वहाँ पर जब रो रही थी तो मेरी आत्मा भी रो रही थी। मेरे को ऐसा लग रहा कि जैसे तुम्हारे गले से लगकर मैं भी रोऊं। मैं जब तुम्हें देखता हूँ कि रोते हुए मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। वो गीता कहती है कि साहब मुझे उन पैसों का बहुत सहारा था, अगर वो मिल जाते तो मेरी बहुत परेशानी दूर हो जाती। अकाउंट डिपार्टमेंट का बंदा कहता है कि उन पैसों के पीछे क्यों पड़ी हो, वो पैसे तो आपको नहीं मिलेंगे। मैं कह रहा हूँ ना उनसे ज़्यादा पैसा कमा लोगी। कुछ सोचो, कुछ मैं सोचता हूँ, और इसके बाद तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। वह जो होता है कौन था जिसके साथ तुम आई थी, दिल्ली में ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं तुम्हें बेच लेंगे, और उसकी बातों में मत आना। जब दोस्तों यह बात सुनी तो चूंकि वह स्पीकर पर बात कर रही थी, वह कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम्हें आपकी बात में मैं समझाता हूँ, मैं नहीं आ रही और मुझे नींद आ रही है, कल सुबह मैं आपसे बात करूँगी। तो उधर से वह बंदा कहता है कि जब से मैं तुम्हें देखा हूँ मुझे होश ही नहीं, मैं तुम्हारी परेशानी को अपना परेशानी समझ रहा हूँ, अपनी परेशानी समझ रहा हूँ, और तुम्हें नींद की पड़ी है, और कुछ और बातें करो ना, कुछ और अपने बारे में बताओ। अब इतना सुनने के बाद जो मनोज था उसे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसके बारे में उसने जिस तरह से बोला था उसके हाथों से फ़ोन ले लेता है और कहता है कि भाई तू कैसी बात कर रहा है, जिस तरह से तू है मैं तेरी बेचैनी और तेरी परेशानी समझ रहा हूँ, और उसके बाद तू मुझे इस तरीके से कह रहा है, मैं तेरे जैसे नहीं हूँ। अब इस बात सुनते ही उधर वो फ़ोन काट देता है। गीता रोने लगती है। मेरे बच्चे की शक्ल उसको नहीं दिखी और उसे मैं दिखी, मैं समझ सकती हूँ कि वह क्या चाहता है। अब दोस्तों जब फिर अगले दिन वह फ़ोन लगाता है तो उसके ससुर के पास कि अंकल जी आप कब आओगे। वह कहता है 2-4 दिन में आ जाऊंगा बेटा। लेकिन दोस्तों कहानी यह थी कि जैसे ही उसको पता चलता है कि कंपनी वाले पैसा उन्हीं को देंगे, उनका नॉमिनेशन जो उनका बेटा है उनका नॉमिनेशन में उनका नाम लिखवाया गया था, वह तुरंत वहां से अपने एक बेटे को लेकर आते हैं और वहां से कंपनी पहुंचते हैं और वहां से वह पैसा उठाते हैं और फिर इसके बाद वह फिर वहां से चले जाते हैं। अब इधर जो है ये अगले दिन फिर फ़ोन करता है कि अंकल आप कब आओगे। वह फ़ोन ही उठाते हैं, फिर वह कंपनी में फ़ोन करता है कि कंपनी से सारी बात उसको पता चल जाती है। भाई जिनको पैसा लेना था वो लेकर यहाँ से चले गए हैं, तू कौन बोल रहा है। उसे भी 2-4 बातें उल्टी सीधी सुना देते हैं कंपनी वाले। फिर इसके बाद वह ससुर को फ़ोन लगाता है, कई बार फ़ोन लगाता है। फिर उसके बाद वो फ़ोन उठाते हैं और वह कहते हैं कि अंकल आप ऐसा कैसे चले गए, आपकी बहू आपका जो नाती है मेरे पास पड़े हैं, कम से कम इनको तो लेकर चले जाते। आप इनको नहीं ले जा सकते तो पैसे से कम इनको ले भी जाते। और उसके ससुर जो थे बोले कि हमारा उनसे उन लोगों से कोई नाता नहीं है, जब मेरा बेटा ही नहीं है तो बहू से क्या मतलब। मनोज कहता है बहू से मतलब नहीं तो आपको पोता से है तो उसके मतलब है। वो कहते हैं कि उससे भी कोई मतलब नहीं, हमारे पास और भी नाती पोते हैं, पोतों की कमी नहीं नाती की कमी नहीं, भाड़ में जाए दोनों। इतना कहते हैं वो फ़ोन काट देते हैं। और फिर जब पास फ़ोन मत करना, इसके बाद वो फूटी कौड़ी भी उनको देने वाले नहीं हैं। और इसके बाद वो फ़ोन काट देते हैं और सुनाने के बाद जो मनोज था वह सन्न रह जाता है, लेकिन जो गीता थी वह फूट फूट कर रोने लगती है और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। मनोज उसे संभालता है और कहता है कि कहाँ जाऊँ क्या करूँ। मनोज कहता है कि तुम चिंता मत करो, इस संसार में कोई किसी का नहीं होता, तुम टेंशन मत लो। दोस्तों उसके बाद कंधे पर अपना सर रखकर वो रो रही थी, उसका कंधा पूरी तरह से भीग जाता है और उसके बाद गोलू भी रोने लगता है।
वह कहता है कि देखो गोलू भी रो रहा है, चुप हो जाए। उसे संभालता है और उसे समझाने बुझाने की कोशिश करता है और चुप कराता है। रो रो कर सारी कहानी बताती है कि मेरा उस घर में कोई नहीं, पति भी नहीं मानता था। कुछ दिनों बड़े प्यार से रखा और उसके बाद पीने खाने के बाद मशगूल हो जाता है और मैं उसे बहुत दुखद सहारे से उसके घर पर रही। आज भी दिन मुझे देखने को मिल जाता है। मनोज जो है उसे समझाता है कि लेकिन वे रोते चिल्लाते बीमार पड़ जाती है और इसके बाद यह जाता है उसकी दवाइयाँ वगैरह लेकर आता है, उसके सर पर तेल लगाता है, तेज बुखार हो जाता है, पट्टी वगैरह सब कुछ करता है, परेशान हो जाता है। कहता है कि तुम टेंशन मत लो, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, तुम्हें खिलाऊंगा, मैं खिलाऊंगा, तुम्हारे घर पर मैं भेजूंगा। उसके बाद दोस्तों 15 दिन बीत जाते हैं और ना उसके ससुराल वाले का कॉल आता, ना खबर लेते हैं, ना ही गीता अपने घर जाने का नाम लेती है, ना ही मनोज उसको जाने के लिए कहता है। वह अपनी ड्यूटी जाता है। मकान जो उसके ऊपर किराए पर रहते हैं उसमें से एक औरत थी, वह सारी कहानी बताता है और बोलता है कि ज़रा नीचे आकर इनका हाल चाल लेते रहिएगा। 15 दिन बीत जाते हैं, वह ड्यूटी जाता है और गीता जो है टिफ़िन वगैरह बनाकर उसको देने लगती है और उसके बाद जैसे ही आता है उसे देखते ही खुश हो जाती है, उसे पानी देती है और उसके बाद वो कभी कभी उसके सर में तेल वगैरह लगा दिया करती थी। और जो गोलू था उसे खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। बहुत ही अच्छे तरीके से वह मनोज से घुल मिल जाता है। जब 1 महीने बीत जाते हैं दोनों एकदम पति पत्नी की तरह रह रहे थे। बस एक ही दोनों में फ़र्क था कि दोनों अलग अलग सोते थे लेकिन एक दूसरे की परवाह बहुत करते थे। उन दोनों में एक सिर्फ रिश्ता ही नहीं था जो शारीरिक रिश्ता था, बाकी उनके दिल का बहुत ही गहराई से जुड़ चुके थे। अब दोस्तों दोनों 1 महीना बीत जाता है। एक दिन खा पीकर जो है सोने की तैयारी चल रही थी। गोलू जो है वह सो गया था और गीता उसके पास चारपाई पर बैठकर आकर बैठ जाती है और कहती है कि मुझे घर नहीं भेजोगे क्या? अब तक कि हम दोनों आपके सर पर हैं, बोझ बनकर रह रहे हैं। मनोज कहता है कि क्यों, मन नहीं लग रहा क्या? क्या जाने का मन कर रहा है? तो वह कहती है कि मन करे ना करे जाना तो पड़ेगा। मनोज कहता है कि तुम चली जाओगी तो मैं कैसे रहूँगा? वह कहती है आपको तो पता नहीं, लेकिन अगर यह हम चले जाएंगे तो गोलू का मन आपके बिना नहीं लगेगा और बहुत जुड़ चुका है आपसे। मनोज कहता है कि और तुम्हारा मन लगेगा क्या? अब दोस्तों जैसे ही गीता मनोज की यह बात सुनती है तो उसकी आंखों डबडबा जाती हैं और वह कांपते हुए ओंठों से कहती है कि यह जाने के बाद से मैं जी नहीं पाऊंगी आपके बिना, इस घर के बिना। इतना सुनने से मनोज की आंखों में आंसू आ जाता है। वह उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि सच तो कह रही हो? कि हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मुझे माफ़ करना, इस लायक मैं नहीं हूँ लेकिन मैं आपको चाहने लगू हूँ। मनोज जो होता है अपने सीने से लगा लेता उसको और उसके बाद जिसका सिसक सक कर दोनों रोने लगते हैं। मनोज भी रोने लगता है और वह कहता है तुमने बहुत देर लगा दी यह बात कहने में कि मैं तुम्हें पहले ही दिन से चाह रहा था। दोस्तों मनोज के जो माँ बाप थे उसकी शादी की कहीं बात चल रही थी और रिश्ते की बात कर रहे थे और इसी बीच में वह अपने माँ बाप को नहीं बताया था कि वह ऐसे ऐसे एक माँ और बेटों को साथ रखा है। लेकिन फिर अगले दिन वह अपने माँ बाप को बताता है। माँ बाप की खुशी खुशी उसके इस रिश्ते को सहमति कर देते हैं और क्योंकि जो मनोज था 45,000 रुपये उसकी तनख्वाह थी, वह बहुत ही भला मानुस था और अगले दिन मंदिर में जाकर भगवान को साक्षी मांगकर, ऊपर वालों को साक्षी मांगकर उसकी मांग में सिंदूर डालता है और उसके बाद वह घर आता है। फिर उस दिन से वे दोनों पति पत्नी की तरह रहते हैं और दोनों फिर उस दिन गीता की चटाई पर सोने की ज़रूरत नहीं हो पड़ती। तब से लेकर आज तक, मई 2024 से लेकर आज तक दोनों साथ में हैं और बहुत खुश हैं। गोलू भी बहुत खुश है दोस्तों। अगर मनोज नहीं होता तो न जाने क्या होता। दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट ज़रूर करिएगा, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। जो कमेंट करेगा ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहानियों के लिए आपको इसी तरह की अगली वीडियो मिलती रहे। तो जय हिंद दोस्तों।